तो वीडियो का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे ये वीडियो किस बारे में है। फ्रॉम यूएस टू आईआईटी टू इटली। तो मैं यूएस एक्चुअली गई नहीं थी बट जाने वाली थी। आईआईटी मैंने ज्वाइन कर लिया था, छोड़ दिया इटली के लिए। तो ये सब कैसे हुआ ये सब मैं बताऊंगी आज की वीडियो में। तो ना 2023 जब मैंने मेरा 12th कंप्लीट किया और तो तब मैंने यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। मुझे बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से एक्सेप्टेंस भी आया था, 80 to 85% तक स्कॉलरशिप भी मिल रही थी। इनफैक्ट मैं एक आईवी लीग में अप्लाई पूरी तरह से नहीं कर पाई थी। मैंने एप्लीकेशन भेज दी थी, लेकिन हमारी जो ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह होती हैं वो स्कूल की तरफ से भेजी जाती हैं, तो वो स्कूल ने टाइमली नहीं भेज पाया था। स्कूल मेरा डेडलाइन जा चुकी थी तब तक। लेकिन हाँ, एक आईवी लीग की तरफ से भी मेरे को एक ईमेल आया था, लाइक वो एक प्री एक्सेप्टेंस काइंड ऑफ था कि वी आर इंटरेस्टेड इन योर एप्लीकेशन, आपकी पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट हुई नहीं है, आप जल्द से जल्द कर दें, आप एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, ऐसे करके एक ईमेल आया था मेरे पास। तो अगर वो टाइम पे हो जाता तो शायद मेरा आईवी लीग में भी हो जाता। और पर चलो जो हुआ सो हुआ। फिर लेकिन मैंने उस साल ना हाँ इटली के लिए भी अप्लाई कर दिया था, तो वीज़ा से मेरे को एक्सेप्टेंस आ गया था। लेकिन जो वीज़ा की डेडलाइन थी उससे बहुत ही कुछ समय पहले ही मेरे को वीज़ा से एक्सेप्टेंस लेटर आया, और वो भी मेरे ईमेल के स्पैम में पड़ा था। सोच सकते हो। वो तो बस मेरी नज़र चली ही गई। लेकिन फिर भी मैंने कैसे कैसे करके एम्बेसी में कॉल वगैरह किया, तो उन्होंने बोला कि अगर अपॉइंटमेंट्स खुलते हैं तो आपको मिल सकते हैं। दिसंबर में अपॉइंटमेंट्स खुले थे, मैंने अप्लाई कर दिया था, मैं एप्लीकेशन लेके चली भी गई थी। लेकिन उन्होंने फिर बोला सॉरी हम बताना भूल गए कि ये अपॉइंटमेंट सिर्फ मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए खुले हैं, बैचलर्स के लिए नहीं है। हम बहुत अफसोस है कि हम ये बात आपको बता नहीं सके। अफसोस मेरा, तो तुमने एक साल खा लिया ना। एक्चुअली वो बर्बाद नहीं हुआ, फिर मैंने डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग कर लिया था, वो कंप्लीट नहीं हो पाया, वो अलग बात है। मैं उसे बाद में कंप्लीट कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, तो पिज़्ज़ा से मेरे को 2023 में भी एक्सेप्टेंस आया था, लेकिन फिर मैं नहीं आ पाई थी वीज़ा इशू की वजह से। तो 2024 में मैंने वीज़ा का भी सिनेरियो समझ लिया था। मेरे को डर लग रहा था वीज़ा मेरे को मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो फिर मैं इंडिया में एक बैकअप चाहती थी। तो मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ देखी, रिसर्च की। मैं बिज़नेस एनालिसिस और मतलब पूरा बिज़नेस की एक इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल साइड से मैं पढ़ाई करना चाहती थी, उसके बारे में नॉलेज चाहती थी, क्योंकि वो मेरा वीक है, मैं उसे इम्प्रूव करना चाहती थी। तो मुझे ऐसी कोई ख़ास यूनिवर्सिटीज़ दिखी नहीं। लेकिन फिर मैंने देखा कि आईआईटी पटना ने कुछ साल पहले ही अपना बीबीए का कोर्स लॉन्च किया है। वो हाइब्रिड है, मतलब कुछ क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, कुछ क्लासेस ऑफलाइन होती हैं। तो मेरे को वैसे उम्मीद थी नहीं कि एक्सेप्टेंस आ जाएगा, बस थैंकफुली वो सैट एक्सेप्ट करते थे, और मैंने सैट दे ही रखा था, क्योंकि मेरा मेन टारगेट तो हमेशा से यूएस रहा था। इटली तो मिरेकल बन के मेरी ज़िंदगी में आ गया बस कहाँ से। तो मैंने सैट के बेसिस पे अप्लाई कर दिया। सैट में मेरे अच्छे खासे थे स्कोर्स, अच्छे खासे तो नहीं कह सकते बट एक्सेप्टेबल। तो फिर आईआईटी से मेरा एक्सेप्टेंस आ गया। मैंने उनका इनिशियल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह सब कुछ ज्वाइन की, हमने वहाँ का वेलकम सेरेमनी वगैरह अटेंड की। इस बीच मेरा इटली का प्रोसेस चल ही रहा था, क्योंकि तब उस टाइम अप्रैल मई के आसपास मतलब एप्लीकेशंस जा ही रही होती हैं, एक्सेप्टेंस धीरे धीरे आ रहे होते हैं। तो अब उसके बीच उसके बाद आई गेस मेरे को सीएना से एक्सेप्टेंस आ गया था, और मैंने सीएना के बेसिस पे वीज़ा के लिए अप्लाई भी कर दिया था। लेकिन वो वीज़ा मेरा रिजेक्ट हो गया था। और दिल्ली एम्बेसी को शौक है लोगों के वीज़ा रिजेक्ट करने का, वाहियात रीजंस की वजह से। बेटा चुप हो जा। डिपोर्ट नहीं होना तो चुप हो जा। हाँ, तो फिर क्या हुआ, बट मैं इंडिया में नहीं रह सकती थी, मुझसे वो इन्वायरमेंट नहीं बर्दाश्त होता, मुझसे वो कल्चर नहीं बर्दाश्त होता। चुभ रही होंगी ये बातें बहुत सारे लोगों को, बट एक गर्ल के लिए स्पेशली, मैं हमेशा से स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व रही हूँ, बहुत बहुत ही फ्री टाइप की रही हूँ। जो पहनना है पहनो, जो करना है करो, जब घूमना है घूमो। ये चीज़ इंडिया में नहीं कर सकती हैं गर्ल्स। फैक्ट है, एक्सेप्ट कर लो। कमेंट में भौंकने से पहले ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, कि नहीं है तुम्हारा देश सेफ लड़कियों के लिए। और मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं बिल्कुल भी टॉलरेटिंग नहीं हूँ, मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, मैं कोऑपरेट करती हूँ, ठीक है। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करने को मैं तैयार ही नहीं थी कि मेरी सेफ्टी को इशू हो, मेरी हर चीज़ पे कोई सवाल उठाए। तो मुझे इंडिया छोड़ना ही था, मुझसे वो देश बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। और मुझे ना
डस्ट से सीवियर एलर्जी है, सीवियर एलर्जी। मतलब मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, मेरे इतनी ज़्यादा खांसी आती है कि मेरे गले से खून आने लगता है। तो ना मेरी मेंटल, मेरी फिज़िकल दोनों ही हेल्थ मेरे को अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं उस देश में रुक सकूं। तो मेरे को तो भागना था ही। लेकिन जब वीज़ा रिजेक्शन आया, मैं परेशान थी, बहुत परेशान थी। और सिएना यूनिवर्सिटी कुछ खास पसंद भी नहीं थी मुझे। लेकिन मुझे जो पसंद थी, रोम, पिज़ा, ट्यूरिन। ट्यूरिन का एक्सेप्टेंस बहुत लेट में आना था, तब तक वीज़ा की एप्लीकेशन खल्लास हो चुकी होती और अगर उसका वीज़ा रिजेक्ट होता तो दोबारा अप्लाई करने का कोई चांस ही ना होता। तो ट्यूरिन के भरोसे मैं बैठ नहीं सकती थी। रोम में सिर्फ 5 सीटें थी, तोरबरगाता में बिज़नेस के लिए सिर्फ 5 सीटें थी। उसका मेरा टेस्ट वेस्ट अच्छा गया, इंटरव्यू वगैरह अच्छा गया, लेकिन कुछ पॉइंट से नहीं हो पाया। अब उसने ना एक्चुअली इंटरव्यू में पता नहीं क्यों मार्क्स काट लिए थे। उसने 5 क्वेश्चन पूछे थे, मैंने 5 क्वेश्चंस के रिप्लाई तो सही दिए थे, लेकिन उसमें जो इंटरव्यू के पॉइंट्स दिखा रहा था वो कम दिखा रहा था। गॉड नोज फॉर वॉट एवर रीज़न, किस किस चीज़ को बुरा बोलोगे, लेकिन ठीक है। उसके बाद मेरे को फिर पिज़्ज़ा से एक्सेप्टेंस आया। ये मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी, ये कोर्स मेरा ड्रीम कोर्स था। मुझे ये कोर्स बहुत पसंद था, मुझे ये करना ही करना था। मैं पागल थी इस कोर्स के पीछे जब से मुझे पता चला था। और वो था, मुझे पता चला था इसके बारे में जब मैंने यूएस से हट के किसी को देखने की कोशिश की थी। यूएस मेरा वन एंड ओनली टारगेट था। लेकिन जब मैंने यूएस से ध्यान हटाया, मैंने ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी, यूके और सिंगापुर, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, हर जगह की रिसर्च की। और बाई चांस इटली मेरे सामने आ गया, यहाँ की रीजनल स्कॉलरशिप मेरे सामने आ गई और ये यूनिवर्सिटी मेरे सामने आ गई, ये कोर्स मेरे सामने आ गया और मैं पागल थी इस कोर्स के पीछे। तो 2024 वीज़ा से मेरा एक्सेप्टेंस आया। मैंने हिम्मत करके दोबारा वीज़ा के लिए अप्लाई किया, अपना 100% दे दिया। मैंने एक एक चीज़ वीज़ा एप्लीकेशन में जो भी दी जाती है उसको परफेक्ट से परफेक्ट करने की कोशिश की। उसमें कोई गलती या कोई भी चीज़ ऐसी हो जो इम्परफेक्ट लगे उसकी मैंने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। मैंने उसे मैंने 200% दे दिया अपना, समझो। जो था मैंने पूरी जान लगा दी। एंड उसके लिए मुझे प्री रिफ्यूज़ल आया था और वो ये था कि प्री रिफ्यूज़ल नहीं था, उसे प्री रिफ्यूज़ल नहीं कहते, एक क्या बोलते हैं उसे, नाम ही भूल गई मैं। मतलब उन्होंने एक एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन मांगा था, लेकिन ये अच्छी चीज़ थी। अगर प्री रिफ्यूज़ल होता है तो भूल जाओ, तुम्हें नहीं मिलने वाला वीज़ा। प्री रिफ्यूज़ल दिल्ली एम्बेसी का रिफ्यूज़ल ही है। प्री रिफ्यूज़ल के बाद तुम्हारे पास मौका होता है क्लैरिफिकेशन का। जब मेरे को सिएना से वीज़ा नहीं मिला था, मेरे को जब प्री रिफ्यूज़ल आया था तो मैंने कोशिश की थी क्लैरिफिकेशन भी देने की, बट वो भूल जाओ, मतलब नहीं मिल पाता है। और इसके बाद ये प्री रिफ्यूज़ल नहीं था, उन्होंने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगे थे कि बैंक अकाउंट में मैंने जो बैंक स्टेटमेंट दिखाया था वो कुछ दिन पहले का था, तो वो चाह रहे थे कि वो एग्जैक्ट उस डेट का हो। मतलब आई गेट 2 दिन पहले का था वो। भाई बैंक मैनेजर के थप्पा वप्पा लेने में टाइम लग जाता है थोड़ा, और आने में मुझे तो दिल्ली से, लखनऊ से दिल्ली आने में ही उतना टाइम लग जाता है, तो समझना चाहिए। बट कुछ नहीं कह सकते एम्बेसी को, भाई जितनी गालियाँ तो कम है। तो उसके बाद मैंने फिर दोबारा से बैंक स्टेटमेंट मतलब उन्हें दिया, क्योंकि वो अमाउंट शायद ज़्यादा था या ज़्यादा कहाँ था, जितनी रिक्वायरमेंट मांगते उतनी तो रिक्वायरमेंट थी। तो शायद वो देखना चाह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने सिर्फ हमें दिखाने के लिए ये अमाउंट दिखाया हो, फिर बाद में पैसे निकाल के इधर उधर कर दिए हों। वॉट एवर यार, एम्बेसी के दिमाग में क्या चलता है हम कभी नहीं समझ सकते। तो ठीक है, मैंने वो डॉक्यूमेंट दिया और फिर मेरे को वीज़ा मिल गया। और 1 महीने के अंदर अंदर फिर सब हम पैक करके भागी हूँ मैं, क्योंकि लेट हो चुका था ऑलरेडी। मेरे को अक्टूबर के आसपास वीज़ा मिला था, सितंबर से क्लासेस शुरू हो गई थी और मैं फिर 1 महीना तो लगा मेरे को बैंक अकाउंट वगैरह ये सब करने में। नवंबर में मैं यहाँ पे आ पाई थी। और एक और चीज़, मैंने अपने स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स जुलाई में ही भेज चुके थे, लेकिन एक गलती हो गई थी कि ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट को मैंने अपोस्टाइल नहीं कराया था। मैंने सोचा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल है, ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स उसी का ट्रांसलेशन ही तो है, वो कोई एक ओरिजिनल थोड़ी ना है। उसमें लिखा तो है कि ओरिजिनल अपोस्टाइल्ड है, लेकिन उस अपोस्टाइल पे भी एक अपोस्टाइल चाहिए था। ये मेरा दिमाग नहीं सोच पाया, या इन मूर्खों का दिमाग ज़्यादा चलता है। डबल अपोस्टाइल चाहिए होता है, तो वो नहीं हो पाया था, तो वो भी एक प्रॉब्लम। फिर मैंने सोचा ओके कोई बात नहीं, 15 दिन थे मेरे पास, 15 दिन के अंदर मैंने ट्रांसलेशन दोबारा करवाया, उसे अपोस्टाइल करवाया, दोबारा इटली भेजा। लेकिन इंडिया पोस्ट वाले उसे पहुंचा ही नहीं पाए। वो ना दिखा रहा था पिज़्ज़ा पहुंच चुका है, उन्होंने 3 बार ट्राई किया पहुंचाने का, लेकिन वो नहीं पहुंचा पाए। भाई कैसे नहीं पहुंचा पाती तुम? एड्रेस
बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा है, कैसे नहीं पहुंचा पाए वो डॉक्यूमेंट। भाड़ में जाओ तुम लोग। जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन फिर मैं ना खुद आई हूँ। मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के, वरना मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती। और मैंने सोचा मैं सिएना जाती हूँ, मैं दे के आती हूँ अपने हाथों से वो डॉक्यूमेंट, लेकिन उन्होंने बोला ऑफिस में हम खुद नहीं लेते, तुम्हें पोस्ट से ही भेजना होगा। मतलब पूरी दुनिया लगी पड़ी थी मेरा भेजा छपाने के लिए। तो फिर मैंने DHL से, पिज़्ज़ा से उसे कोरियर किए। अब बस उम्मीद की भैया ऊपर वाले पहुंचा देना 2 दिन के अंदर। थैंकफुली वो डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए टाइमली, और मुझे फिर स्कॉलरशिप मिलने लगी, वरना तो भाई मेरी सांसें अटकी पड़ी थी। और एक और चीज़, क्योंकि मेरा एक्सेप्टेंस सिएना से आया था, तो मैंने स्कॉलरशिप वगैरह सब सिएना के लिए किया था। और मैं चाह रही थी, अब फिर मुझे पिज़्ज़ा जाना था ना, क्योंकि तो मैं चाह रही थी कि सिएना से मेरी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन ट्रांसफ़र हो जाए पिज़्ज़ा। मैंने बहुत जगह पूछा कि ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। सब कंसल्टेंट्स वगैरह ये वो सब ने बताया नहीं पॉसिबल है, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन ट्रांसफ़र नहीं होती है। लेकिन मेरे फिर पापा ने बोला कि इधर उधर क्यों पूछ रही हो, सीधे जो स्कॉलरशिप की बॉडी है उसको मैसेज करो ना, DSU को। मैंने बोला वो रिप्लाई ही नहीं करते। उन्होंने बोला कोशिश तो करके देखो। तो मैंने उन्हें ईमेल किया, और टाइमली उनका मेल का रिप्लाई आ गया कि ये सिएना और पिज़्ज़ा दोनों ही सेम रीजन के अंदर आते हैं, टुस्कनी रीजन, तो सेम रीजन की स्कॉलरशिप एप्लीकेशन ट्रांसफ़र हो सकती हैं। और अब तो धीरे धीरे रूल्स बदल रहे हैं, तो मुझे तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है, क्या पता दूसरे रीजन से भी ट्रांसफ़र पॉसिबल होता हो। तो ना कोई कुछ बोले ना कि नहीं हो सकता, किसी की भी मत सुना करो। जो लीगल बॉडी है, जो उसके लिए एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ और सिर्फ उसकी सुना करो। अगर मैंने उसकी ना सुनी होती और मैंने सिएना से पिज़्ज़ा ना ट्रांसफ़र कराए होते, मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती फर्स्ट ईयर के लिए। मैं तैयार थी यहाँ फर्स्ट ईयर का खर्चा उठाने के लिए, अगर मुझे स्कॉलरशिप ना मिली तो। बट जब मिल सकती है तो क्यों अपनी जेब से पैसे निकालना। हाँ, तो फिर वो तो आसानी से ट्रांसफ़र हो गया था। बस मैं बहुत परेशान थी उसके लिए, हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। उनका वो तो थैंकफुली रिप्लाई आ गया था टाइम पे, और फिर मैंने उन्हें बस बता दिया था कि ये ट्रांसफ़र कर दो। उन्होंने बोला ठीक है ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन जो आपके एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सिएना के ही ऑफिस में भिजवाने होंगे। हाँ, दोबारा आते हैं US की। तो ठीक है, ऐसे तो मैं पिज़्ज़ा में आ गई, मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई। फिर घर ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम्स हुई, वो कभी मैं फिर बताऊंगी कि घर ढूंढने का यहाँ क्या झमेला होता है। ये तो बस मैं अपना एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि कैसे मैं US से IIT से इटली मेरा फाइनल हुआ, मैंने IIT को छोड़ा, कैसे मैं इटली आई। ये एक नॉर्मल सा ओवरव्यू था। और US के बारे में चलो और बताती हूँ। US में अगर मैंने 2024 में दोबारा से अप्लाई करने का सोचा, लेकिन ना मैंने जियो पॉलिटिकल हालात देखे। इधर से रशिया भड़क रहा था, इधर इसराइल पैलेस्टीन चल रहा था, उधर बाइडेन के जाने का टाइम आ गया था, ट्रंप के आने का टाइम आ गया था। और ट्रंप को इमिग्रेंट से कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये मैंने उसकी स्पीचेस देख के भांप लिया था कि वो आदमी चिढ़ता है इमिग्रेंट्स से, स्पेशली इंडियंस, एशियंस, जो कि उनके अमेरिकन का जॉब खा रहे हैं, या वॉट एवर रीज़न, वो जाने क्यों चिढ़ता है, क्या है। मैंने उसकी आंखों में वो नफ़रत देख ली थी। और उसकी, और बाई चांस देखो, आईवी लीग्स के स्टूडेंट्सों को, मतलब मेरे जो कंसल्टेंट्स थे उन्होंने भी बोला कि मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर कर रही हूँ कहानी को, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं अच्छे से सोई नहीं हूँ, मेरा दिमाग थोड़ा घूम रहा है। लेकिन मेरे जो कंसल्टेंट्स थे उन्होंने भी बोला कि देखो तुम्हें ना पिछले साल आईवी लीग से ऑलमोस्ट एक्सेप्टेंस आ गया था, तुम्हें 2024 में दोबारा अप्लाई करना चाहिए। आईवी लीग्स को नहीं छोड़ा जाता है, वो 100% स्कॉलरशिप है, वो बेस्ट यूनिवर्सिटी है, स्कूल ऑफ जीनियसेस हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने बोला मुझे जाने में डर लग रहा है, मुझे बस डाउट हो रहा है कि कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, कल को उस देश में कुछ भी हो सकता है, मेरा देश बहुत दूर है। मैं डरती नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन बस मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था, बुरा महसूस हो रहा था कि मैं उस देश में नहीं जाना चाहती। स्पेशली वो जो उसका इसराइल के प्रति सपोर्ट है वो देखकर नफ़रत हो रही थी मुझे उस देश से, उस देश की पॉलिटिक्स से। तो फिर मैं नहीं गई, मैंने अप्लाई ही नहीं किया, क्योंकि मुझे ना, मैं 99% श्योर थी कि आईवी लीग से मुझे एक्सेप्टेंस आ जाएगा, क्योंकि मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर, मेरा लेटर, मेरी मार्क्स, सब कुछ, आई मीन वो आईवी लीग के लिए ही थे समझो। मेरे सैट में अच्छे मार्क्स नहीं थे, बाकी सब बहुत अच्छा था, लेकिन बाय लक वही 2 साल ऐसे थे जिस साल आईवी लीग्स ने सैट को कंपलसरी नहीं किया था। जब मेरा टाइम था अप्लाई करने का, ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि सैट को उन्होंने कंपलसरी नहीं किया था। वो सैट के अलावा तुम्हारी और चीज़ें देखेंगे, क्योंकि कोविड रहा था और बहुत सारी इश्यूज़ हुए थे। तो मेरा एक्सेप्टेंस आ ही जाता और मैं ना नहीं कर पाती।
आईवी लीग को मैं ना, कोई भी नहीं ना कर सकता, मैं क्या। तो मैंने इसलिए अप्लाई ही नहीं किया, मुझे जाना ही नहीं उस देश में। और देखो बाय चांस क्या हुआ, आईवी लीग से निकाला जा रहा है इंडियन स्टूडेंट्स को, परेशान किया जा रहा है, फालतू में जेल में डाला जा रहा है। मतलब वहाँ पे इमिग्रेशंस के लिए कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, यूट्यूब तो यही दिखा रहा है। और मैं स्टूडेंट्सों से बात करूँगी कि ऐसी ही बात है क्या। बट देखो, ट्रम्प के आने के बाद आईवी लीग है वो, हार्वर्ड है वो, उसकी फंडिंग रोकने की बात की जा रही है। और आईवी लीग्स में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ना जाने उन पर क्या क्या पॉलिसीज़ लगाई जा रही हैं। उनको हर तरीके से परेशान किया जा रहा है। तो मैं अगर गई होती, स्पेशली आईवी लीग में गई होती, तो ये सब प्रॉब्लम्स मुझे भी फेस करनी पड़ती। और मुझे अंदर से महसूस हो गया था कि ट्रम्प बाबा आएंगे, कोई ना कुछ गड़बड़ करेंगे। बल्कि मेरे जो कंसल्टेंट्स थे उन्होंने बोला क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें निकाल को ही देंगे उस देश से 20 डिग्री में। ज़्यादा से ज़्यादा यही हुआ, 20 डिग्री में लोगों को भगाया गया है फॉर वट एवर रीज़न। तो हाँ, मैं खुश हूँ। मैं आईवी लीग जा सकती थी लेकिन मैं नहीं गई। आईआईटी कम नहीं था, मैंने उसे भी छोड़ दिया। मैं इटली में खुश हूँ, यहाँ सुकून है, पढ़ाई अच्छी है। हाँ, शायद फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस बहुत बेहतर रहता। कल को शायद बड़ी से बड़ी कंपनी, करोड़ों से करोड़ों का पैकेज, बड़े से बड़ा जॉब वहाँ इंतज़ार कर रहा होता। और आईआईटी में भी शायद बड़ी से बड़ी कंपनी, बड़ा से बड़ा पैकेज डिग्री के बाद लेने को बैठी होती। लेकिन मैंने सबको छोड़ा है और मैं यहाँ खुश हूँ। मुझे सुकून चाहिए था, मुझे अच्छी कंट्री चाहिए थी जहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आए। मैं टॉक्सिक इंडियन एनवायरनमेंट में रह रह के थक गई थी। तो मेरा पहला मोटिव था पीस। पीस, पढ़ाई, पैसा आ जाएगा, ठीक है, पैसों के लिए नहीं जीते हो तुम। तो बस यही बताना था मुझे। मेरी फ्रेंड अब तक आई क्यों नहीं भाई, 15 मिनट होने को आ गए हैं। वो गई है अपना बैग लेने, उसी के रूम में बैठी थी मैं। तो मैंने सोचा ये वीडियो बना देती हूँ, होपफुली मैं अच्छे से शूट कर पाई हूँ। वैसे जब मैं नींद में होती हूँ तो बहुत अच्छे से शूट नहीं कर पाती हूँ कभी कभार। तो आई होप आपको ये कहानी क्या, रियल लाइफ स्टोरी, मेरी ज़िंदगी की दास्तां अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही आप अगर स्टोरी टाइम चाहते हैं, मेरे बारे में और जानना चाहते हैं, मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर्स के बारे में, और मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में रिसर्च की है फाइनली ये चुनने से पहले। तो आप अगर कुछ भी जानना चाहते हैं कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं, और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर सकते हैं। मेरी जब 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तो मैं अपना ना एक सीरीज़ डालूँगी, मेरा फर्स्ट वीक इन इटली। मैंने वो पूरी शूट करके रख रखी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत भयंकर है, खौफनाक है। जब मैं इटली में लैंड करी थी तो मैं ना रात भर मिलान पे सड़क पर थी। तो मेरे साथ क्या क्या हुआ ये सब जानने के लिए जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दें। दिस इज़ नॉट फॉर जस्ट मोनेटाइजेशन। तो मैं चाहती हूँ एक पर्टिकुलर ऑडियंस, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल इस चैनल पे हों, तब मैं वो चीज़ डालूँ ताकि वो ज़्यादा लोगों को बेनिफिट कर सके, नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ मोनेटाइजेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट पे अपने आप व्यूज़ बता सकते हैं मैं और कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ, और किस टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए, कि बैचलर्स के लिए कैसे अप्लाई करना है इटली में, स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स जो स्टडी अब्रॉड में इंटरेस्टेड हों या ऐसे व्लॉग्स देखना पसंद करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं चाहे तो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो के लिए बाय बाय, चाओ चाओ।